गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 पाठ का नाम है ल्यासा की ओर और इसके लेखक हैं राहुल सांगतैन। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको राहुल सांगतैन के संक्षिप्त परिचय आपको दे रही हूँ। इनका जन्म 1893 में उनके ननिहाल पदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जो पैतृक गांव था वो था कनेला। इनका मूल नाम था केदार पांडे और सन 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हो गए थे, इसलिए इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। इसके बाद इनका नाम केदार पांडे से इन्होंने अपना नाम राहुल सांगतैन रख लिया था। यात्रा वृत्तांत के लेखन में इनका स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं लिखी हैं उनमें अधिकतर इनकी यात्रा वृत्तांत ही हैं, जिनमें इन्होंने अपने यात्राओं का वर्णन किया है। इन्होंने यात्रा वृत्तांत का जो लिखने का जो इनका उद्देश्य था वह था कि लोगों के में इनके क्या हो, मनोरंजन हो, ज्ञानवर्धन हो और जहाँ पर ये जाते हैं वह उन अज्ञात स्थलों की जानकारी सभी को प्राप्त हो। इसके साथ साथ वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, इनका आदान प्रदान भी इनके द्वारा होता है, इनका ऐसा सोचना था। तो इसलिए इन्होंने जो भी रचनाएं अपनी लिखी हैं अपनी यात्राओं से संबंधित लिखी हैं। और जब इन्होंने अपना बौद्ध धर्म परिवर्तन किया तो इन्होंने उस बौद्ध धर्म के बारे में इनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई, तो इसके लिए वह तिब्बत जाने की इन्होंने योजना बनाई और इसमें इनका जो सहयोगी था सुमति भी इनके साथ था। जो यह पाठ है ल्हासा की ओर, तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाते समय उस समय उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, किन दुर्गम स्थलों से इन्हें जाना पड़ा और कौन कौन सी कठिनाइयाँ को इन्हें झेलनी पड़ी, इसका वर्णन इस ल्हासा की ओर नामक पाठ में इन्होंने किया है। इस पाठ में जो प्रथम तिब्बत यात्रा की थी इन्होंने 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी और उस समय क्या था कि जो भारतीय लोग थे उन्हें तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए इन्हें छद्म वेश में वहाँ जाना पड़ा। छद्म वेश का मतलब होता है कि अपनी वास्तविक जो पहचान है उसको छिपाकर किसी अन्य के वेश में जाना। तो उस समय यह अपने मित्र सुमति के साथ वो नेपाल के रास्ते तिब्बत जाने के लिए निकले। तो उस समय अनेक दुर्गम जो रास्ते थे उन रास्तों का इन्होंने वर्णन किया है, वहाँ की सामाजिक परिस्थिति का वर्णन किया है, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है उन सब का उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। ल्हासा की ओर जो पाठ है, जब ये नेपाल से तिब्बत की जो जाने का जो मुख्य रास्ता है उस रास्ते में इन्हें जो फरी कलनीपोल का रास्ता अब पहले जब नहीं खुला था तो नेपाल की जो चीज़ें थी वह हिंदुस्तान में आया जाया करती थी, तो उस समय व्यापारिक जो सैनिक थे वह भी उनका रास्ता था। इसलिए जो जगह जगह पर बनी थी फौजी चौकियाँ बनी थी, अब वहाँ पर फौजी नहीं रहते थे, तो इसलिए लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। तो वहीं पर इन्होंने विश्राम किया और चाय पीने की इच्छा इनके मन में उठी, तो इन्होंने वहाँ पर रहने वाले लोगों को जो भी इनके पास सामान था वह सामान दिया और वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने जो इनका सामान लेकर उनको चाय पिलाई। तो उस समय क्या था कि वहाँ पर जो लोग थे वह जाति पाति, छुआछूत और पर्दा प्रथा को यह कुछ भी नहीं मानते थे और जो उस समय क्या था, चोरी डकैती का भी डर था, तो लोग अन्य जो जिनको अनजान लोगों को अपने घर के भीतर नहीं आने देते थे, लेकिन जो भी यात्री होते थे तो उनको जो कोई अपरिचित भी अगर है तो उनको अपने रसोई के अंदर अपनी इच्छा से चाय बनाने की अनुमति ये लोग दे दिया करते थे। अपने मित्र सुमति के साथ जब ये यात्रा पहले निकले तो इन्हें अपने जो सुमति था उसके जान पहचान के कारण एक अच्छे जगह पर इनको रहने के लिए स्थान मिल गया। लेकिन 5 साल पहले जब ये यात्रा करने के लिए गए थे तो तब उन्हें वहाँ पर रहने की जगह नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस समय ये अपने भद्र स्वरूप में थे। तो इन्हें और इसके अलावा ये शाम के समय पर वहाँ पहुँचे थे, तो शाम के समय पर वहाँ के जो लोग होते हैं एक पेय पदार्थ होता है क्षण पीकर अपने होश हवास खो बैठते हैं। तो वहाँ पर जब
वहाँ से आगे ये निकले तो थोंगला डांडा थोंगला पार करना था इन्हें। तो जो तिब्बत के जो डांडे होते हैं वह सबसे अधिक खतरनाक जगह थी, क्योंकि वहाँ पर लुटेरों का बहुत अधिक डर था। तो इन्होंने उन लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगे का रूप धारण कर लिया था, और जब भी उन्हें कोई अनजान व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता तो ये भिखमंगे की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते थे। इसके बाद वह वहाँ से लड़कों के लिए जब निकले तो इन्हें कोई भी भार उठाने के लिए कोई भी नहीं मिला। तो इन्होंने यह निर्णय लिया कि हमें 2 घोड़े कर लेने चाहिए, ताकि अपना सामान और हम भी उस पहाड़ी का रास्ता आसानी से पार कर पाएँ। जब ये निकले तो जहाँ से ये निकले वह 17-18 हज़ार फीट ऊंचे पहाड़ थे, और वहाँ पर चारों तरफ नंगे पहाड़ ही नहीं दिखाई दिए। नंगे पहाड़ इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर साल में अधिकतर समय बर्फ से ढके रहते थे, इसलिए दूर दूर तक कोई भी किसी भी प्रकार की हरियाली नहीं थी। जब ये अपने घोड़े पर निकले तो इनका घोड़ा जो था अपने मित्र सुमति से बिछड़ गया था, क्योंकि वह घोड़ा कमज़ोर था। इसके अलावा रास्ता अनजान था, और इस कारण वह सुमति से 1.5-2 किलोमीटर पीछे रह गए थे और दूसरे रास्ते पर निकल गए थे। तो बच्चों, यह एक प्रश्न भी आता है आपके उसमें कि लड़कोर के मार्ग में वह अपने साथियों से किस तरह बिछड़ गए। तो किस तरह बिछड़ गया था, क्योंकि उनके अंदर जो घोड़ा था वह धीमे चल रहा था, और इसके अलावा वह उसको अपने घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए मानना नहीं चाहता था। इसके लिए वो रास्ता अनजान था और वह घोड़ा बहुत अधिक सुस्त था। यह प्रश्न भी आपके उसमें आता है परीक्षा में कि लड़कोर के मार्ग में लेखक अपने मित्र से क्यों बिछड़ गया था। उसके आगे बढ़ने के बाद जब वो आगे बढ़े तो उनका जो तिंगरी जगह थी, उस तिंगरी जगह के लिए आगे बढ़े, जो एक विशाल मैदान थे और ऊपर से चिलचिलाती धूप थी, जिसके कारण यह अत्यधिक थक चुके थे। तो जो उनका मित्र था सुमति ने कहा कि मेरे आसपास मेरे बहुत से ऐसे जानकार लोग हैं, यजमान लोग हैं, तो मैं वहाँ चला जाऊँ। तो लेखक ने उसको मना कर दिया, क्योंकि वह जानते थे अगर मैं इसको जाने की इजाज़त दे दूँगा तो यह बहुत समय के बाद वापस आएगा, और जिससे उनकी जो यात्रा थी वह यात्रा बीच में रुक सकती थी। तो जिस गांव में इन्होंने ठहरना था वहाँ पर ये वहाँ रुके, और उसके रुकने के बाद उन्होंने वहाँ की जो सामाजिक परिस्थिति है उसके बारे में इन्हें जानकारी प्राप्त हुई। जो तिब्बत की जो ज़मीन थी वह बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी, और जो जागीरदारों का बहुत हिस्सा मठों और विहारों में बटा हुआ था, और उन सब की जो देखभाल करता था वो कोई बहुत भिक्षु ही उनकी देखभाल किया करते थे। तो वहाँ पर जो सामाजिक परिस्थिति है, जो वहाँ का खेती है, वहाँ की ज़मीन है, इसके बारे में लेखक ने भी यहाँ पर बताया है। इसके बाद वह वहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वह एक जगह थी जहाँ पर उन्हें जो विहार थे, सिख जो उनके बौद्ध होते हैं, उनके मठ होते हैं, उन मठों में उनकी जाने की इच्छा हुई। तो जो सुमति था उन्होंने सोचा कि अगर मैं लेखक के साथ उस जगह पर जाऊंगा तो लेखक को भी इससे क्या होगा, उन अपने बौद्ध धर्म के बारे में जानने की जो उनकी इच्छा है वह पूरी हो जाएगी, और इस समय मैं अपने यजमानों से आसानी से मिल पाऊंगा। तो वह जब आगे गए तो वह उस मंदिर के पास पहुँचे जहाँ पर जिसमें कंजूर एक बुद्ध वचन का अनुवाद होता है। हस्तलिखित उनको 103 पोथियाँ वहाँ पर रखी हुई थी, और वह वहाँ पर आसन लगा के लेखक बैठ गए, और उन अक्षरों से लिखी हुई एक एक पोथी उन्होंने आराम से उनको पढ़ा। तो इस बीच सुमति ने अपने आसपास के जो यजमान थे उनके पास जाने की इच्छा उनके सामने बताई। तो उन्होंने बोला कि तुम जा सकते हो। तो इस बीच उन्होंने सोचा कि 2-3 दिन उस सुमति को वापस आने में लगेंगे, इस बीच मैं अपना जो अध्ययन है उसको पूरा कर पाऊँगा। लेकिन सुमति दोपहर तक ही वापस आ गए, और उसके बाद वह तिंगरी गांव जो जहाँ से वो निकले थे वह अधिक दूर नहीं था। फिर उन लोगों ने अपना सामान अपने पीठ पर लगाया, और जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनसे विदाई लेकर वह अपने वापस वहाँ से आ गए। तो इसमें जो पाठ है उस पाठ में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों के महत्वपूर्ण हैं। जो मैंने बताया था कि लेखक ने शेखर विहार से सुमति को अपने यजमानों के साथ पहले जाने से रोका, परंतु दूसरी बार जाने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि पहली बार वो चाहते थे, उन्हें ये लगा कि मैं अगर इन्हें भेज दूंगा तो यह बहुत दिनों के बाद वापस आएगा। लेकिन
बाद में जब उन्हें जाने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने, लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगा कि 2-3 दिन तक मैं अपना जो अध्ययन है मैं उसको पूरी तरह से कर लूँगा, तो तब तक ये वीडियो वापस आ जाएगा। और उसका जो प्रश्न है, लेखक रणकुंवर के मार्ग से अपने मित्र से क्यों बिछड़ गया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षाओं में आता है। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई तो मैं अगला जो आपके पाठ हैं उन पाठों की भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग अगर पसंद है तो आप इनको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।